फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल 1 का जो ईवीएस का हमने कल सिलेबस डिस्कस करने के बाद पहला टॉपिक परिवार डिस्कस किया था, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 पे आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा और मेरे को देखकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो प्रोवाइड कराई, बट रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला। तो उसको देखते हुए आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड किए हैं, कोशिश करना उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो होगी तो आप उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। और कुछ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज बेसिकली हमारा फोकस रहेगा परिवार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फैमिली, जिसमें हमारा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, ये मेनली दो फैमिली के बारे में हमें पढ़ना है। किसके लिए? रीट लेवल 1 के लिए। वैसे तो फैमिली के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के हिसाब से, यानी वंश के आधार पर प्रकार, और ठीक है, समाज के आधार पर प्रकार, संपत्ति के आधार पर प्रकार, ठीक है। बट हम प्रकृति के आधार पर प्रकार को पढ़ेंगे, परिवार का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो नेचर के अकॉर्डिंग दो ही टाइप के परिवार होते हैं, वो है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। इसके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, न्यूक्लियर फैमिली अपने आप में ही छोटे से सेक्शन को घेरे हुए देख रहा होगा आप बस यहाँ पे, लेकिन जो जॉइंट फैमिली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें आपको करीबन तीन पीढ़ियाँ देखने को मिल रही होगी, और न्यूक्लियर फैमिली में आपको सिर्फ दो जनरेशन देखने को मिलती है। हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। बाइलिंगुअल सेशन रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है, और हिंदी नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगी। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और देन आपको उस क्वेश्चन के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में नीचे देना है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। परिवार के प्रकार आपने दोनों पिक्चर देख ली, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, और इससे क्वेश्चन आगे बनने के चांस भी है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रखने लायक है। संयुक्त परिवार बहुत इजी है, ये न्यूक्लियर फैमिली में कुछ कुछ चीज़ें अटपटी आ सकती है। एकल परिवार वो परिवार होता है जहां पर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे यानी अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे यानी पति, और ये ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलता है, ग्रामीण इलाके में बहुत रेयर देखने को मिलता है। हम सिटीज़ में इस टाइप के फैमिली को देख सकते हैं, जहाँ पे पति पत्नी हो और वो मैरिड हो और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन हो, ठीक है। एकल परिवार में दो पीढ़ियां, टू जनरेशन निवास करती है। बेसिकली हम एकल परिवार में टू जनरेशन या न्यूक्लियर फैमिली में दो जनरेशन को हम देख सकते हैं, मम्मी पापा और उनके अविवाहित यानी अनमैरिड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, एकल परिवार में महिलाओं की तुलनात्मक रूप से, यानी अगर हम तुलना करें, तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति, गुड पोजीशन होती है, और उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता यानी लिबर्टी भी मिलती है। ये चीज़ हमने देखी ही है। आप अगर गांव में और शहरों में कंपेयर करो, गांव में ज़्यादातर हमें जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है और शहरों में हमें न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में महिलाओं की स्थिति बहुत प्रबल देखने को मिलती है, यानी मजबूत, पावरफुल देखने को मिलती है। वो लोग स्वतंत्र होती हैं, लिबर्टी उनको होती है बोलने की, पैसों पे भी लिबर्टी होती है, फैसले लेने पे भी लिबर्टी होती है, और उनकी गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन हमें न्यूक्लियर फैमिली में देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको याद रखना। और इसका अपोजिट कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली में देखने को मिलता है, जहाँ पे महिलाओं की गांव वगैरह में भी आज भी बहुत कम सुनी जाती है, उनको लिबर्टी भी बहुत कम मिलती है, घूंघट ऊंघट ओढ़ के रहना पड़ता है, बहुत सारे गाँव में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं अपोजिट के पॉइंट भी बताते जाऊँगा साथ के साथ। स्वतंत्र रहने की इच्छा, पश्चिमी संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, पश्चिमी संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव, इफेक्ट और सामाजिक आर्थिक बदलाव एकल परिवार बनने का प्रमुख कारण है। यानी आज के समय में, जो आज के मॉडर्न टाइम में एकल परिवार क्यों बनते जा रहे हैं, इसके रीजन क्या है, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बात है। स्वतंत्र रहने की इच्छा मतलब अलग रहने की इच्छा, खुले मन से रहने की इच्छा, बिन कोई दबाव ना हो किसी का, किसी के जो कायदे कानून है परिवार के होते नहीं, बड़े बड़े परिवारों के कायदे कानून, वो कायदे कानून हम पे थोपे ना जाए, इसलिए स्वतंत्र रहने की इच्छा हो। पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को आजकल हम लोग अपना रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग रूप में, तो एकल परिवार उसी का नतीजा है। और सामाजिक आर्थिक बदलाव, समाज में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और लोग कमाने के लिए एकल परिवार बन जाते हैं। गांव में वो संयुक्त परिवार रहते हैं, लेकिन कमाने के लिए एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर शहरों की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, और वो एकल परिवार बन जाता है। तो ये एकल परिवार बनने के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के कारण है, पॉइंट है, ठीक है। एकल परिवार ज़्यादा गतिशील, डायनेमिक होता है, ये मैंने अभी बताया, गतिशील होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रह सकता है। ये देख, जैसे जो जो व्यक्ति रेंट पे रहते हैं वो किराएदार होते हैं, और ज़्यादातर एकल परिवार वाले ही रेंट पे रहते हैं, तो वो भी डायनेमिक होते हैं। इसके साथ साथ जो गांव में रहते हैं उनको जॉब की तलाश होती है, तो वो अपने फैमिली को, पूरे माता पिता सबको लेकर नहीं, सिर्फ अपनी बीवी बच्चे और
बीवी और बच्चों को लेकर वो शहर की तरफ बढ़ जाते काम के लिए, तो गतिशील हुए, डायनेमिक हुए। जबकि संयुक्त परिवार इसका अपोजिट है, वो कम डायनेमिक होता है, मतलब ज़्यादा इधर से उधर पूरे के पूरे परिवार जाते नहीं हैं, वो एक ही जगह पे स्थित होते हैं और उनका काम भी उन्हीं के आसपास ही होता है। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में डिसीजन लेना आसान होता है, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली क्योंकि कम लोग हैं, डिसीजन लेने में ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं होता, बट यहाँ पे प्रोसीजर बहुत इजी रहता है। 3-4 लोग होते हैं, बच्चे क्या बोलेंगे, पति पत्नी दोनों मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें डिसीजन लेना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, 2-3 पीढ़ियाँ होती हैं, तो उनके बीच में किसी डिसीजन को पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट संयुक्त परिवार, जिसके हम बात करने वाले हैं, जॉइंट फैमिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और याद रहे, जो हमने एकल परिवार पढ़ा और संयुक्त परिवार पढ़ा, अब इन दोनों में डिफरेंस हम अपने आप ही पढ़ चुके हैं। अभी हमने एकल परिवार के बारे में पढ़ा, तो उसका जस्ट अपोजिट संयुक्त परिवार। ठीक है, बट इसको एक कंबाइंड रूप में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जहां माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, मैरिड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रहते हैं। याद रहे, माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, मैरिड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी ना बड़ी सी जॉइंट फैमिली की, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। संयुक्त परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन एक साथ निवास करते हैं। ये 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। याद रहे, संयुक्त परिवार ऊपर की तरफ ही जाएगा। दो जनरेशन को हम संयुक्त परिवार नहीं कह सकते। संयुक्त परिवार में हमें या जॉइंट फैमिली में हमें 3 जनरेशन देखने को मिलती हैं, दादा दादी, पिता माता और उनके बच्चे, ऐसे करके लाइन से। ठीक है। जॉइंट फैमिली में डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं, इतना आसान डिसीजन होता नहीं है जॉइंट फैमिली में लेना, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। ऊपर से वहाँ पे जो मुखिया होता है उनकी बहुत चलती है, तो उनके अंडर में शायद वो डिसीजन ले वही ज़्यादा पास आउट होता है, और गाँव की तरफ तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। शहरों में भी ऐसी बात नहीं कि नहीं है जॉइंट फैमिली, बट उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर ग्रामीण यानी विलेज वाले एरिया में है, रूरल एरिया कह सकते हैं। बच्चों के शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी कॉग्निटिव और भावनात्मक यानी इमोशनल विकास यानी डेवलपमेंट के लिए संयुक्त परिवार को बेहतर माना जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमने देखा है न्यूक्लियर फैमिली में अक्सर पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं, तो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उनका जो सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता। पर हमने ये चीज़ नोटिस की है, और बहुत सारे समाजशास्त्री जो हैं वो संयुक्त परिवार को या जॉइंट फैमिली को, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि बच्चे के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको एक पूरा परिवार सराउंडिंग मिल जाता है, जहाँ पे उसका अच्छे से समाजीकरण हो जाता है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, इस टाइप का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। ये जॉइंट फैमिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। के.एम. कापड़िया के अनुसार, के.एम. कापड़िया सीधे सीधे कहते हैं कि भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से है, क्योंकि भारत में बहुत पुराने टाइम से ही संयुक्त परिवार को फॉलो किया जा रहा है। ये तो वेस्टर्न कल्चर जब आया तो हमने एकल परिवार को अपनाना शुरू किया, और आजकल हम सिटीज़ में सिर्फ एकल परिवार को ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना, आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है, यानी एक साथ होती है, जॉइंट होती है। सब सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर कमाते हैं, और परिवार की संपत्ति यानी उनकी जो इनकम होती है उसमें ग्रोथ लाते हैं। तो सारे जो लोग होते हैं वो एक साथ कमाकर एक ही जगह रखते हैं। और परिवारों में वैसे दोनों तरफ देखा जा सकता है। एकल परिवार में भी ऐसा होता है कि पति पत्नी कमाते हैं और एक साथ जमा करते हैं अपनी फैमिली के लिए, पर हो सकता है एकल परिवार में पत्नी अपना पैसा अलग हटा ले, पति अपना पैसा अलग हटा ले। बट संयुक्त परिवार में क्या होता है, जॉइंट होता है, सबका खाना एक साथ बनता है, चूल्हे एक साथ जलते हैं, सब लोग घर में एक साथ रहते हैं कि छत के नीचे, और सब एक साथ कमाते हैं, जितने भी जनरेशन वाले होते हैं, और वो अपने ही घर के लिए काम में लगाते हैं, वहीं पर जमा कराते हैं। तो ये एक संयुक्त परिवार की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनके बीच में जो ग्रैंड वर्सेस है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में, बिल्कुल पहले जो हम 2 स्लाइड पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने अंतर देख लिए, डिफरेंसेस देख लिए। यहाँ पे हम फाइनली डिफरेंसेस देखेंगे, और इस टॉपिक के बाद न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप घुमा के भी आएगा तो आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल ईजिली पॉइंट दिए हैं। ठीक है। एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली परिवर्तन के प्रति उदार, मॉडर्नेट टू चेंजेस होती है, जबकि संयुक्त परिवार परिवर्तन के प्रति रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव टू द चेंजेस होता है। यानी देखो, हम एक चीज़ देखते हैं, जो मॉडर्न फैमिली होती है, या आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें, तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, वो कर लेते हैं, अपने आप में अडेप्ट कर लेते हैं, चेंजेस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि परिवार छोटा होता है, बहुत सारे फैसले अपने आप ले लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है वो कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाती है, यानी रूढ़िवादी अप्रोच को अपनाती है। इस चक्कर में वो चेंजेस को नहीं अपना पाती। देखते हो जो आज भी जो मॉडर्न सिटीज़ में देखते हो तुम लोग एकल परिवार में, वो लोग क्या करते हैं कि
तो ये जो संयुक्त परिवार है ये रूढ़िवादी विचार को अपनाता है, यानी किसी नए चेंज को, जो समाज में नया चेंज होता है ना, उसको जल्दी से अपना नहीं पाता। जैसे कि देखते हैं महिलाएं घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, ये संयुक्त परिवार की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी और सोच है। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, महिलाएं ही काम करती है, पुरुष भी काम करता है, तो वो चेंजेस को अपनाते हैं समाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एकल परिवार में ज्यादा आयु में विवाह होता है, जबकि संयुक्त परिवार में कम आयु में विवाह कर दिया जाता है। तो मैं जब भी हम लोग गांव जाते हैं तो एक एग्जांपल हम हमेशा देखते हैं, अगर आप 20-21 साल के हो गए हो तो गांव में क्योंकि संयुक्त परिवार का अप्रोच फॉलो होता है, तो वो लोग तुम्हारे विवाह की बात जरूर करते हैं। मतलब वहाँ पे कम आयु में, यानी जो 18-19 और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इस आयु में विवाह कर दिया जाता है, या माना जाता है कि इतनी आयु में विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन एकल परिवार का जो अप्रोच है वो ये कहता है कि भाई विवाह, वो लोग विवाह बहुत लेट करते हैं। आजकल तुम देखते हो शहरों में जल्दी विवाह नहीं होता, 25 साल, 26 साल, 27, कभी कभी 30 और 35 साल भी हो जाता है। तो विवाह की एज एकल परिवार के अप्रोच से अलग होती है और संयुक्त परिवार में अलग। यहाँ पे जल्दी विवाह कर दिया जाता है संयुक्त परिवार में, और एकल परिवार में थोड़ा लेट। एकल परिवार में बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट कम होता है। एकल परिवार में होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का इतना नहीं हो पाता, बिकॉज माता पिता आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में उन पर ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पर इतना। लेकिन संयुक्त परिवार में एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है, क्योंकि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब लोग भी उनको देखते हैं, बच्चे उन्हीं के आसपास रहते हैं, तो काफी कुछ सीखते हैं। ठीक है, एकल परिवार तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली कम स्थायी, स्टेबल होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, स्टेबल कम होता है। इसमें तलाक की संभावना ज्यादा होती है, जबकि संयुक्त परिवार में अधिक स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी होती है, और इसमें तलाक की संभावना कम होती है। बिल्कुल आजकल के मॉडर्न सोसाइटी में आप देख सकते हो एकल परिवार कुछ ज्यादा ही जल्दी टूट जाते हैं। हालांकि संयुक्त परिवार भी टूटते हैं, लेकिन वो अलग हो जाते हैं। बट एकल परिवार की जो फैमिली होती है उनमें डाइवोर्स की जो प्रथा है वो बहुत जल्दी प्रचलित हो जाती है। डाइवोर्स आजकल देखते हो तुम लोग कितने हो जाते हैं, और ज़्यादातर डाइवोर्स एक फैक्ट है एकल परिवार में देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जल्दी से डाइवोर्स वगैरह नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बड़े बूढ़े भी होते हैं, वो लोग उस चीज़ को हैंडल करके रख लेते हैं। बट होने को तो दोनों तरफ हो सकता है, बट ये आप इस पॉइंट को याद रखिए कि एकल परिवार कम स्थायी होता है, यानी कम स्टेबल होता है, वहाँ पे तलाक वगैरह की स्थिति जल्दी आ जाती है। लेकिन जो संयुक्त परिवार है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे होता है लेकिन बहुत रेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फैमिली टॉपिक, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, इस नहीं पे ध्यान रखना, मैंने गोला लगा हुआ है। कौन सी विशेषता इसमें से परिवार की नहीं है? कम से कम 2 अलग अलग लिंग समूह वाले सदस्य एक साथ रहते हो, ये तो परिवार की विशेषता है भाई। हर सदस्य की आय अलग अलग जमा होती हो, इसको देखना पड़ेगा। वे एक समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, हम अपनी फैमिली में एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक छत का प्रयोग करते हैं, एक जगह कमा के देते हैं, तो ये तो फैमिली की एक क्वालिटी है। सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, बिल्कुल बच्चों को अपने फैमिली में सुरक्षा मिलती है और हर बच्चे की अपनी अपनी उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कौन सा आंसर नहीं है? इसमें जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये परिवार की विशेषता नहीं है। आय अलग अलग जगह नहीं, बल्कि एक ही जगह पर एक ही साथ जमा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकल परिवार से तात्पर्य है, रीड 2011 में आया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। साल 1950 के बाद बना परिवार, ऐसा तो कुछ नहीं है। साल 1950 के बाद बना परिवार मतलब एकल परिवार, ऐसा कोई वो नहीं है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हो, मान सकते हैं। परिवार, पूरा परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता और उनके दादा दादी रहते हो। दादा दादी, जहाँ पे दादा दादी की बात आ गई वहाँ पे एकल परिवार हो ही नहीं सकता। केवल पति पत्नी, केवल पति पत्नी नहीं। मैंने इसकी वीडियो नंबर 1 में बताया था कि जहाँ पे पति पत्नी रहे वो भी पूरा परिवार एकल परिवार नहीं कहलाएगा, बच्चा होना जरूरी है। तो परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो, माता पिता और उनके बच्चे हो, या फिर यहाँ पे ऑप्शन हो सकता था पेपर में अविवाहित बच्चे हो। ये आपका उठाया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एकल परिवार का गुण है, इनमें से कोई एक गुण है, एक क्वालिटी है जो एकल परिवार की है। परिवार के बूढ़े और बच्चों की देखभाल करना, एकल परिवार में बूढ़े नहीं होते। ठीक है, बच्चों का दूसरों पर निर्भर होना, बच्चे दूसरे पर निर्भर संयुक्त परिवार में होते हैं, एकल परिवार में बच्चे दूसरे पर निर्भर नहीं होते। और एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, ये इसी क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगी। बच्चे में फैसले लेने की क्षमता का विकास, बच्चों में परिवार के सदस्य के प्रति लगाव, परिवार के सदस्य के प्रति लगाव दोनों प्रकार के परिवार में होता है। एकल परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बच्चे में फैसले लेने की क्षमता का विकास होता है,
संयुक्त परिवार में एक बार को बच्चे में फैसले लेने की क्षमता का विकास इतनी जल्दी नहीं होता, बट एकल परिवार में बच्चे में फैसले लेने की क्षमता का विकास होता है। फिर तो वी विल गो फॉर द बेस्ट, हम बेस्ट की तरफ जाएंगे और बेस्ट आंसर इसमें यही है कि बच्चों में फैसले लेने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओगे। एकल परिवार बनने का कारण नहीं है जनसंख्या में कमी, स्वतंत्र रहने की इच्छा, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव या सामाजिक बदलाव। इंग्लिश में बता देता हूँ कि एकल परिवार किसके चक्कर में नहीं बनता, ठीक है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से एकल परिवार नहीं बनता। जनसंख्या की कमी की वजह से, ठीक है, कॉज ऑफ पॉपुलेशन, स्वतंत्र रहने की इच्छा, ठीक है, ड्रीम टू लिबर्टी, या फिर जो एक डिज़ायर होती है लिबर्टी में जीने की, वो, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, या फिर सामाजिक बदलाव, सोशल चेंजेस। इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एकल परिवार नहीं बनता? एकल परिवार इनमें से किस कारण से नहीं बनता? देखो, इनमें से 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से एकल परिवार बनता है, लेकिन एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से एकल परिवार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उसके चक्कर में बनता भी नहीं है। इसमें से कौन सा कारण नहीं है जिसकी वजह से एकल परिवार नहीं बनता? तो ढूंढिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपका एक आंसर और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत क्वालिटी का काम करता है, हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव करते रहेंगे। और इसी तरीके से वीडियो को हमारी देखते दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देते हैं, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जिस तरीके से आप अपना सपोर्ट देते हैं उससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का मन करता है। और इसी तरीके से रीट के जो आपका सिलेबस है उसको पूरे चरम तक ले जाएंगे, यानी उसको पूरा फाइनल स्टेज तक ले जाएंगे, उसको पूरा करवाएंगे, ताकि आपके जो 30 आउट ऑफ 30 है वो तो आप लेकर आ सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहेगा मिशन के बेस के साथ।